हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद मानवी बायोवर्स। जहां आज हम डिस्कस करेंगे जो अपना 11th चैप्टर चल रहा है उसका नेक्स्ट पार्ट अपन आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए आज अपन देखेंगे कि पौधों में जो जल का अवशोषण है यानी कि जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो किस प्रकार से होता है और कौन कौन से जो मेथड्स हैं, कौन कौन से जो पाथवेज है उनके अकॉर्डिंग होता है। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं कि मुख्य अवशोषण अंग क्या होता है। देखिए मूल रोम द्वारा जल व खनिज तत्वों का अवशोषण होता है एंड मूल रोम पतली भित्ति युक्त होते हैं जो अवशोषण के सतही क्षेत्र को बढ़ाते हैं। जल एवं खनिज मूल रोम द्वारा विसरण प्रक्रिया के माध्यम से अवशोषित किए जाते हैं। अब अपन देखते हैं कि जल परिवहन के पाथवेज कौन कौन से होते हैं। तो देखिए मूल रोम द्वारा अवशोषित जल दो विभिन्न पथों द्वारा परिवहनित होता है। फर्स्ट अपन देखते हैं एपोप्लास्ट पाथवे। तो इसमें अपन देखेंगे यह निकटवर्ती शेल वॉल का एक सिस्टम है। यह जड़ों के एंडोडर्मिस उपस्थित कैस्पेरी पट्टी को छोड़कर पूरे पौधे में फैला रहता है। यह परिवहन केवल इंटरसेलुलर स्पेस और सेल की वॉल के माध्यम से होता है। अब अपन देखते हैं कि यह सेल मेम्ब्रेन को पार नहीं कर सकता है तथा गति प्रवणता पर निर्भर करता है। जल का परिवहन सामूहिक प्रवाह के माध्यम से होता है। वाष्पीकरण के कारण एपोप्लास्ट के सतत प्रवाह में तनाव उत्पन्न होता है जिससे आसंजक व संसंजन बल के कारण सामूहिक प्रवाह होता है। नेक्स्ट पाथवे अपन देखते हैं सिम्प्लास्ट पाथवे। ये देखिए यह अंतर संबंधित जीव द्रव्य का तंत्र है। इसमें पास की सेल्स आपस में जुड़ी रहती है और जल सेल मेम्ब्रेन व प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से आगे बढ़ता है। यह परिवहन धीमी गति से होता है एंड सिम्प्लास्टिक परिवहन में कोशिका द्रव्य प्रवाहन मदद करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अपन देखते हैं कि इस प्रकार का परिवहन हाइड्रिला की जो पत्ती की कोशिका में क्लोरोप्लास्ट की गति के रूप में अपन देख सकते हैं। एपोप्लास्टिक परिवहन जड़ों में जल का प्रवाह इसी प्रकार से होता है एंड कोर्टेक्स की सेल्स हैं वो थोड़ी सी लूज व्यवस्थित होती है अतः गति से प्रवाह होता है। एंडोडर्मिस की आंतरिक सीमा पर कैस्पेरी पट्टी यानी जो सुबेरिन युक्त मैट्रिक्स पाई जाती है। जल के अणु इसे पार नहीं कर सकते इसलिए सेल के अंदर सिम्प्लास्ट मार्ग अपनाया जाता है ताकि वह जाइलम तक पहुंच सके। जाइलम में पहुंचने के बाद जल फिर से स्वतंत्र रूप से गति कर सकता है। जाइलम वाहिका एवं वाहिनिका एपोप्लास्ट का ही हिस्सा होती है। नेक्स्ट हम अपन देखते हैं माइकोराइजा। इससे पहले अपन देखते हैं जो ये पाथवे है एपोप्लास्टिक एंड जो सिम्प्लास्ट जो पाथवे है उसको अपन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये देखिए सिम्प्लास्ट पाथवे एंड जो एपोप्लास्ट पाथवे है उसको अपन इस डायग्राम के थ्रू अच्छे से देख सकते हैं। तो देखिए जिसके अंदर ये देखिए सिम्प्लास्टिक पाथवे में आप ये देखिए यहाँ से इसमें आप देख सकते हैं एंड एपोप्लास्टिक पाथवे ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे ये पूरा एरिया है वो कॉर्टेक्स का रहेगा। ठीक है एंड जो ये देखिए ये जाइलम एंड फ्लोएम यहाँ पे प्रेजेंट है एंड जो ये जो रेड कलर से आपको दिखाई दे रहा है ये रहेगी कैस्पेरियन पट्टियां। तो चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या होते हैं कि जड़ के साथ कवक का जो सहजीवी संबंध होता है उसे अपन माइकोराइजा कहते हैं। कवक तंतु क्या करते हैं जड़ों के आसपास एक बहुत बड़ा जाल बनाते हैं जिससे अवशोषण का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है। यह भूमि से जल एवं खनिज आयनों को अधिक मात्रा में अवशोषित करने में मदद करता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जो पौधे हैं वो कवक को शर्करा तथा नाइट्रोजन समाहित यौगिक प्रदान करते हैं। ये इनका क्या है एक अविकल्पीय संबंध है। अब अपन देखते हैं कि जो कुछ पौधे हैं वो माइकोराइजा के बिना अपना लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर पाते हैं एंड एग्जाम्पल के तौर पे अपन देखते हैं कि जो चीड़ का बीज है वो माइकोराइजा की उपस्थिति के बिना ना ही तो अंकुरित हो सकता है एंड ना ही स्थापित हो सकता है। अब अपन देखते हैं कि पौधों में जल का ऊपर की ओर गमन किस प्रकार से होता है। फर्स्ट टर्म अपन देखते हैं मूल दाब क्या होता है। देखिए मृदा से खनिजों के सक्रिय परिवहन द्वारा जाइलम में पहुंचने से जल विभव प्रवणता के कारण जल जाइलम में प्रवेश करता है। इससे जाइलम के अंदर एक धनात्मक दाब उत्पन्न होता है जिसे अपन क्या कहते हैं मूल दाब कहते हैं एंड कार्य क्या करता है यह दाब तने में कम ऊंचाई तक जल को ऊपर भेजने के लिए उत्तरदायी है।
वहीं पर्याप्त आर्द्रता वाले दिन जैसे एंड तने को नीचे से क्षैतिज रूप से काटने पर कटे हुए भाग से द्रव की कुछ मात्रा बाहर निकल आती है। यह धनात्मक मूल दाब के कारण ही होता है। कटे हुए तने पर रबर की नली लगाकर अपन श्रावित द्रव्य को एकत्रित करके जो दाब की दर है उसे अपन ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा अपन देखते हैं कि मूल दाब का प्रभाव मुख्य रूप से रात में तथा सुबह के समय अधिक होता है, जब वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होती है, कम होती है। तो देखिए अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि मूल दाब, ये देखिए आप इस डायग्राम में आप मूल दाब को अच्छे से देख सकते हैं। ये देखिए मूल दाब का डायग्राम आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए धनात्मक मूल दाब यहाँ पे क्रिएट होता है एंड ये देखिए मृदा से सक्रिय परिवहन होता है एंड विभव प्रवणता द्वारा जाइलम में जल का प्रवेश होता है। ये देखिए इस तरीके से जो जल है वो इसमें प्रवेश करता है। ये देखिए यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए इस तरीके से जल यहाँ से प्रवेश करेगा एंड ये देखिए ये इसका पाथवे कुछ इस तरीके से रहेगा। ये देखिए ये रहेगा अपना रूट प्रेशर। नेक्स्ट टर्म अपनी रहेगी ये बिंदु स्राव या फिर गटेशन। जब वाष्पोत्सर्जन कम होता है तो घास के तिनकों या पत्तियों के सिरों पर स्थित छिद्रों द्वारा द्रव का बूंदों के रूप में स्त्रावित होना ही क्या कहलाता है, बिंदु स्राव कहलाता है। मूल दाब का मुख्य योगदान जाइलम में पानी के अणुओं की निरंतरता को बनाए रखना होता है। देखिए अपन यहाँ पे अगर इसकी बात करें कि गटेशन या फिर जो बिंदु स्राव है वो क्या होता है, तो देखिए आपको यहाँ पे एक लीफ दिखाई दे रही है एंड इस लीफ के चारों ओर आपको ये जल की बूंदे दिखाई दे रही होगी कुछ इस तरीके से। ये देखिए तो क्या होता है कि जो जल की जो बूंदे हैं उनका बिंदु के रूप में स्त्राव होना ही बिंदु स्त्राव कहलाता है एंड ये जो सुबह के टाइम में अपन को ज्यादा दिखाई देती है। अब देखिए ये क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन कम होता है एंड रात में एंड सुबह के समय ये अपन को दिखाई देती है। देखिए जल रंध्र यानी ये हाइडे थॉट्स यहाँ पे इन पे प्रेजेंट रहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टाइम अपनी रहेगी वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। जल का ऊपर की ओर चढ़ना मुख्य रूप से ऊपर से लगने वाले खिंचाव बल के कारण होता है। इसे अपन संसंजन तनाव वाष्पोत्सर्जन खिंचाव मॉडल कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल हानि की जांच कोबाल्ट क्लोराइड पेपर से की जा सकती है। कोबाल्ट क्लोराइड पेपर, देखिए ये अपनी इंपॉर्टेंट टर्म रहेगी कि वाष्पोत्सर्जन के जो जल हानि की जांच है वो कैसे कौन से प्रयोग के थ्रू की जाएगी, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर से की जाती है, जो नमी अवशोषित करने पर क्या करेंगे, अपना रंग बदलते हैं। चलिए वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्रों द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना ही वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। गैसों यानी कि CO2 एंड O2 का विनिमय रंध्रों के माध्यम से ही होता है। रंध्रों का खुलना व बंद होना, रंध्र दिन में खुलते हैं तथा रात में बंद होते हैं। यह प्रक्रिया जो गार्ड सेल्स की स्थिति है उस पर निर्भर करती है। इसकी मैकेनिज्म अगर की बात करें तो देखिए जब गार्ड सेल में स्पिट दाब बढ़ता है तो उनकी पतली बाहरी भित्तियां बाहर की ओर उभरती है और आंतरिक मोटी भित्ति अर्धचंद्राकार रूप ले लेती है जिससे रंध्र खुल जाते हैं। तो देखिए इसे अपन देखिए इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं अपन रंध्रों का खुलना तथा बंद होना। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। ये देखिए ये जो अपना फर्स्ट डायग्राम है ये रंध्र का खुलना है। ये देखिए इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो पोर्स है ये ओपन है। यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है एंड सेल वॉल प्रेजेंट है। ये देखिए यहाँ पे कि जो H2O है वो जो गॉड सेल है इनमें प्रवेश करेगा एंड ये क्या हो जाएगी, स्फीत हो जाएगी और ये देखिए रंध्र ओपन हो जाएंगे। चलिए अब अपन देखते हैं, ये देखिए रंध्र का बंद होना, इसमें क्या होता है कि जो H2O है वो बाहर निकलता है एंड जो सेल्स होती है वो फ्लैसिड हो जाती है एंड जो छिद्र होते हैं वो बंद हो जाएंगे। आपको ये अच्छे से डायग्राम में शो हो रहा होगा। देखिए इनकी प्रोसेस क्या है, प्रकाश और पोटेशियम आयनों के प्रवेश से जो गार्ड सेल्स है वो फूल जाती है और रंध्र खुल जाते हैं एंड वही प्रकाश की अनुपस्थिति और जो पोटेशियम है उसके बाहर निकलने से जो गार्ड सेल्स है वो श्रिंक हो जाती है एंड रंध्र बंद हो जाते हैं। वहीं अपन ये देखिए संसंजन तनाव और वाष्पोत्सर्जन खिंचाव मॉडल की अगर अपन बात करें तो ये देखिए आपको इसमें शो हो रहा होगा अच्छे से। ये देखिए मृदा जो मिट्टी है वहां से क्या होगा, इस तरह से जो मूल रोम्स है वो जल का अवशोषण कर रहे हैं एंड जड़ का जो जाइलम है उसके थ्रू ये देखिए जाइलम से क्या हो रहा है,
कि पूरे जो पौधा है वहां तक ऊपरी भागों तक जल का परिवहन किया जा रहा है। एंड आप अब इधर देखेंगे कि देखिए इसमें कि जो संसंजन एंड जो आसंजन बल है, ये देखिए जो वॉल्स के बीच में लग रहा है। देखिए संसंजन है वो जल अणुओं के बीच आकर्षण है, एंड जो आसंजन है वो जल और जो सेल वॉल है उसके बीच के मध्य में जो बल लगता है उसे अपन आसंजन बल कहते हैं। ये देखिए ये दोनों टर्म्स आपको यहाँ से अच्छे से क्लियर हो रही होगी। तो चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं। ये देखिए रंध्र की संरचना एवं कार्य प्रणाली की अगर अपन बात करें, देखिए जो रक्षक सेल्स है यानी जो गार्ड सेल्स है की भित्तियों में सेलुलोज सूक्ष्म सूत्रों का विन्यास अधिक क्रम में होता है जिससे रंध्र आसानी से खुलते हैं। एंड रंध्रों का वितरण अपने दो प्रकार की पत्तियां होती है जैसे डाइकोट्स एंड मोनोकोट्स में। डाइकोट्स में क्या होगी, पृष्ठधारी पत्ती होती है यानी कि निचली सतह पर रंध्रों की संख्या अधिक होती है। वहीं अपन देखते हैं कि जो मोनोकोट्स है उनमें द्विपार्श्वीय पत्तियां पाई जाती है यानी कि जो पत्ती की दोनों सतहों पर रंध्रों की संख्या लगभग बराबर होती है। वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक, बाहरी कारकों की अगर अपन बात करें तो देखेंगे अपन कि ताप, प्रकाश, आर्द्रता तथा वायु की गति। एंड वहीं अपन पादप कारकों की बात करें तो देखेंगे रंध्रों की संख्या एवं वितरण एवं खुले रंध्रों का प्रतिशत, साथ ही साथ पौधे की जल स्थिति तथा कैनोपी स्ट्रक्चर, इस पे भी वाष्पोत्सर्जन इसके द्वारा भी प्रभावित होता है। अब अपन देखते हैं रसारोहण। जाइलम रस का ऊपर की ओर चढ़ना जल के तीन भौतिक गुणों पर निर्भर करता है। देखिए संसंजन, जल के अणुओं के मध्य आपस में जो आकर्षण बल लगता है वो होता है संसंजन। एंड वहीं आसंजन बल की अगर अपन बात करें तो जल के अणुओं का जो ध्रुवीय सतहों की ओर आकर्षण होता है वो होता है आसंजन। पृष्ठ तनाव क्या होता है, देखिए गर्भ अवस्था में जल अणुओं का एक दूसरे के प्रति आकर्षण गैसीय अवस्था की तुलना में अधिक होना। परिणाम क्या निकलेगा इनका, देखेंगे इन गुणों के कारण जल को उच्च तनन सामर्थ्य और उच्च केशिकात्व मिलती है। एंड वाष्पोत्सर्जन के दौरान पत्तियों से जल का वाष्पीकरण एक खिंचाव बल उत्पन्न करता है एवं यही बल जल को जाइलम वाहिकाओं से 130 मीटर तक ऊपर चढ़ने के लिए पर्याप्त होता है। अब देखिए वाष्पोत्सर्जन एवं प्रकाश संश्लेषण। वाष्पोत्सर्जन के मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं, देखिए अवशोषण एवं परिवहन। पानी और खनिजों के अवशोषण तथा परिवहन के लिए वाष्पोत्सर्जन खिंचाव उत्पन्न करना। प्रकाश संश्लेषण के लिए जल उपलब्ध करवाना। वहीं देखेंगे खनिज परिवहन, मृदा से प्राप्त खनिजों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। सेल्स को स्थित रखकर पादप के आकार को बनाए रखना एवं ताप नियंत्रण। ये देखिए आप यहाँ देख सकते हैं जल एवं आयन अवशोषण एवं जड़ों में चालन के सिम्प्लास्ट एवं एपोप्लास्टिक पाथवेज को अपन यहाँ पे देख सकते हैं। इस डायग्राम के थ्रू अपन देख सकते हैं। ये देखिए इसमें स्टोमेटाज यहाँ प्रेजेंट रहते हैं एंड जो आसपास की जो वायु है उसका विसरण होता रहता है। देखिए इस तरीके से ये यहाँ पे जाइलम्स प्रेजेंट एंड ये फ्लोएम्स यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। तो देखिए नेक्स्ट अपन देखते हैं प्रकाश संश्लेषण में उपलब्ध जल होता हुआ एक सीमाकारी कारक की तरह हो सकता है। एवं अब अपन यहाँ पे बात करते हैं जो C3 एंड C4 प्लांट्स है उनके बारे में। C4 प्लांट्स प्रकाश संश्लेषण तंत्र का विकास CO2 की उपलब्धता बढ़ाने और पानी की क्षति को कम करने के लिए हुआ है। वहीं अपन देखते हैं कि जो C4 प्लांट्स हैं वो C3 प्लांट्स की तुलना में कार्बन को स्थिर करने में दुगुने सक्षम होते हैं एवं C4 पौधे C3 से समान मात्रा में CO2 के यौगिकीकरण के लिए आधी मात्रा में जल की खपत होती है। तो चलिए ये आज का अपना कुछ इस तरीके से टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक अपन कल की क्लास में करेंगे। ये चैप्टर अपन ने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसका कल का एक पार्ट और आएगा, तो बने रहिए कंटिन्यू क्लास के साथ एंड कंसिस्टेंटली आप इस चैनल के साथ बने रहिए। आपकी जो 11th एंड 12th क्लास की जो NCERT है वो आपकी फिंगर टिप्स पे क्लियर रहेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वहीं अगर आपको इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल है बायोलॉजी विद मानवी बायोवर्स, उस पे आप PDF इसकी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। एंड थैंक यू।